नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सुबह के 6 बज गए हैं। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उपचुनाव के जंग की। कल अखिलेश यादव ने फोन पर शिवपाल यादव से बात की और मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल के लिए प्रचार करने की मांग की। माना यह जा रहा है कि अखिलेश से फोन पर बात के बाद शिवपाल यादव डिंपल के लिए प्रचार करने को राजी हो गए हैं। हालांकि इसके बाद सैफई में शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की और उनको बहू डिंपल यादव के लिए प्रचार करने और उपचुनाव में डिंपल को वोट देने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से बैठक के बीच नेताजी का नाम लेकर के शिवपाल सिंह यादव भावुक भी हो गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कार्यकर्ता नेताजी के सम्मान में चुनाव में लगे और वो नेताजी के लिए अपमान सहने को भी तैयार हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं से कहा है शिवपाल सिंह यादव ने। 10 बड़ी बातें। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से फोन पर बात की और शिवपाल ने कहा, मुझे कार्यकर्ताओं के सम्मान की चिंता है बस। और आज देर रात अखिलेश डिंपल से हो सकती है मुलाकात, ये भी कहा जा रहा है। मीटिंग के बाद में डिंपल को समर्थन का ऐलान करेंगे शिवपाल सिंह यादव खुल के। डिंपल ने भी शिवपाल से फोन पर आशीर्वाद मांगा है, सूत्र ये बता रहे हैं। ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। सैफई में शिवपाल यादव ने मीटिंग की, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की और उनसे कहा कि चुनाव में पूरी ताकत से जुट जाइए। बहू डिंपल यादव के लिए प्रचार करना है, नेताजी का सम्मान करना है और नेताजी के सम्मान में प्रचार कार्यकर्ताओं को करने के आदेश दिए हैं प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव ने। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में नामांकन भरने के बाद से ही समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव बेहद एक्टिव दिखाई दे रही हैं। डिंपल स्टेशन रोड पर प्रचार के लिए पहुंची और इस दौरान डिंपल सपा के पूर्व एमएलसी अवधेश यादव के घर भी पहुंची और अपने लिए वोट मांगा। डिंपल यादव ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन यादव के घर पर पहुंच करके भी वहां पर वोट की अपील की, प्रचार किया। बेहद एक्टिव दिखाई दे रही हैं, घर घर जाकर के वोट की अपील कर रही हैं, वोट मांग रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रही हैं डिंपल यादव। और स्टेशन रोड पर प्रचार के लिए पहुंची, वहां पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन यादव के घर पर भी गए और वहां पर जाकर के भी वोट की अपील की डिंपल यादव ने। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं और डिंपल की महिलाओं के साथ बैठक करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डिंपल यादव महिलाओं को संबोधित कर रही हैं और उनसे अपील कर रही हैं कि वो उन्हें जरूर वोट करें। वहीं महिलाएं भी डिंपल यादव का साथ देने के लिए हाथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। महिलाओं के साथ डिंपल की चर्चा, उसी की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त। और अब बात करते हैं खतौली उपचुनाव की। आज भाजपा उम्मीदवार राजकुमारी सैनी करेंगी नॉमिनेशन और नामांकन से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खतौली में जनसभा करने वाले हैं। जनसभा के बाद नामांकन करेंगी राजकुमारी सैनी। नामांकन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी मौजूद रहेंगे, ऐसी खबर है। और यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर समेत कई बीजेपी के नेता विधायक वहां पर पहुंचेंगे और नामांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। भाजपा उम्मीदवार विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी नामांकन करने वाली हैं। कौन कौन मौजूद रहेंगे ये आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नामांकन से पहले वहां पर एक जनसभा करने वाले हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी जानकारी मिल रही है, वो भी वहां पर पहुंचेंगे। संजीव बालियान भी वहां पर होंगे, केंद्रीय मंत्री। कपिल देव अग्रवाल भी वहां पर पहुंचेंगे, यूपी सरकार में मंत्री हैं। और यूपी सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर की मौजूदगी भी वहां पर होगी नॉमिनेशन के दरमियान। देखिए, खतौली का दंगल जीतने के लिए जयंत चौधरी ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है और अपने सभी विधायकों को मैदान में उतार दिया है। खतौली का ये चुनाव पश्चिम के भविष्य का चुनाव है, जिससे आगे की दिशा तय होनी है। और यही वजह है कि इस बार भाजपा और रालोद में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। खतौली के चक्रव्यूह के 8 पहरेदार, जयंत को 9वें की तलाश। मदन भैया का बाहुबली दाव, पश्चिम में मजबूत होंगे पांव।
खतौली के दंगल में भाजपा की साख दांव पर लगी है, क्योंकि जिस सीट को भाजपा ने 8 महीने पहले आसानी से जीत लिया था, अब उस सीट पर जयंत चौधरी ने चक्रव्यूह रच दिया है और भाजपा को हराने के लिए अपने सभी 8 विधायकों को उतार दिया है। इस टाइम माहौल है और हम खतौली में अपना झंडा गाड़ेंगे और 5 दिसंबर को, जब 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, तब पूछना हमारा उम्मीदवार कम से कम 25-30 हज़ार से जीत पाएगा। झूठ बातें करते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है और हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ी कामयाबी जो है खतौली से हमारे कैंडिडेट जो है मदन भैया जी की होगी। केवल जोड़ने का, आपसे प्यार का, विकास का, तरक्की का, इस मुद्दों को लेके हमारे प्रत्याशी जो हैं जनता के बीच जाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऐतिहासिक जीत आने वाली 8 तारीख को परिणाम के रूप में आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी। हालांकि चुनावी बाजी से पहले सपा रालोद गठबंधन को एक झटका उस वक्त लगा जब रालोद के अभिषेक चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया, क्योंकि रालोद का एक धड़ा लगातार मदन भैया को बाहरी बता रहा है। इसी धड़े का एक सिपाही अब भाजपा के साथ चला गया है। खतौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका दे दिया है। कभी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रहे और खतौली विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे अभिषेक चौधरी गुर्जर ने राष्ट्रीय लोकदल से टिकट न मिलने पर बगावत कर दी और इस बगावत के बाद बीजेपी ने अभिषेक को अपने पाले में लाकर खड़ा कर दिया। अब देखना यह होगा कि कभी खतौली में फूल के सामने कांटे बिछाने वाले अभिषेक फूल की जीत में कितना मददगार साबित हो पाएंगे। उधर मदन भैया जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगे हैं, लेकिन नामांकन के वक्त उनका अंदाज बदला हुआ था। न ढोल नगाड़े थे, न लाव लश्कर, न गाड़ियों का बड़ा काफिला था। सब कुछ सादगी से हुआ। खतौली विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी मदन भैया ने बेहद सादगी से अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि चर्चा ये थी कि ढोल नगाड़ों और लाव लश्कर के साथ साथ बड़े काफिले के साथ वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन वो बेहद सादगी से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। लेकिन उसके बाद जब पार्टी कार्यालय पर पहुंचे तो वह साफ हो गया कि मदन भैया खतौली उपचुनाव के लिए धुआंधार प्रचार करेंगे। मदन भैया के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि पिछली 2 बार से लगातार पार्टी को मिल रही हार को उन्हें जीत में बदलना है। मदन भैया का मुकाबला भाजपा की राजकुमारी सैनी से है, जो विक्रम सैनी की पत्नी है। मतलब एकदम साफ है, खतौली में सबके अपने दावे हैं, लेकिन जीतेगा वही जिसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी मालिक है। खतौली से सनु शर्मा, एबीपी गंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात रामपुर उपचुनाव की कर लेते हैं। रामपुर उपचुनाव की जंग काफी दिलचस्प हो गई है। रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम रजा और आज अपना वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसके अलावा साथ ही भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रामपुर उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर है, जो कि और 5 दिसंबर की तारीख आप जानते हैं कि उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 8 दिसंबर की तारीख है जब काउंटिंग होगी और नतीजे सबके सामने होंगे। आज का दिन अहम है रामपुर चुनाव के लिहाज से। भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना भी नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं। इसके अलावा सपा की तरफ से मैदान में उतरे हुए आसिम रजा भी आज नॉमिनेशन करते हुए दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचेंगे और नामांकन करते हुए दोनों ही दिग्गज दिखाई देने वाले हैं। बीजेपी ने दाव चला है आकाश सक्सेना के नाम पर और आसिम रजा, जो कि आजम खान की बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको सपा ने मैदान में उतारा है। अब दोनों के बीच में मुकाबला और दोनों ही आज नॉमिनेशन करते हुए दिखाई देंगे। रामपुर से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिख करके आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटने की अपील की है और आकाश सक्सेना ने इसके लिए निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत सजायाफ्ता अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किए जाने का प्रावधान है और आजम खान को 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। हमने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी जो आरओ होते हैं उनको हमने ये शिकायत की है कि जो धारा होती है आरपी एक्ट की 16 धारा 16 के तहत जब किसी व्यक्ति को सज़ा हो जाती है
तो उसको वोट देने का अधिकार उसका स्वतः ख़त्म हो जाता है। तो हमने मांग की है कि आज़म खान को, चूँकि निचली कोर्ट सज़ा दे चुकी है, तो आज़म खान का जो नाम है वो मतदाता सूची से काटा जाए, वोट देने का अधिकार ख़त्म किया जाता है। बिल्कुल, धारा 16 के तहत ये नियम है कि सज़ा याफ्ता जो मुलजिम होते हैं उनको वोट देने का अधिकार उनका ख़त्म हो जाता है। रामपुर में महाभारत चल रही है, जहां 45 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है जहां आजम खान और उनके परिवार से चुनावी मैदान में कोई भी नहीं होगा। क्योंकि 2019 में जब आजम खान सांसद बने थे तब उनकी पत्नी ने उपचुनाव लड़ा था और इस बार भी उन्हीं के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आजम ने आसिम रजा को अपना उम्मीदवार और उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन इस बार आजम खान की कई मोर्चे पर परीक्षा होने वाली है। इसमें एक परीक्षा इस बात की कि मुस्लिम वोटर पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। रामपुर में बिना आजम के होगी महाभारत, क्या भाजपा को मिलेगी राहत? आजम के सामने आकाश की चुनौती, रामपुर में भीषण भिड़ंत होगी। ये 45 साल में पहली बार है जब रामपुर की सीट दांव पर लगी है, लेकिन मैदान में आजम खान और उनके परिवार से कोई नहीं है, क्योंकि इस सीट पर 1977 से लेकर 2022 तक 12 विधानसभा चुनाव आजम खान ने लड़े, जिसमें से 10 बार उनको जीत मिली तो 2 बार हार का सामना भी करना पड़ा। 2019 में आजम खान के सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने चुनाव लड़ा था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि फिर एक बार आजम के सीट पर उनकी पत्नी तजीन फातिमा चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन आजम खान ने अपनी सीट के लिए आसिम राजा को चुना, जो इससे पहले इसी साल रामपुर से लोकसभा का उपचुनाव हार चुके हैं। रामपुर में पिछले 45 साल में पहली बार ऐसा होगा जब आजम खान या उनके परिवार से चुनावी मैदान में कोई नहीं होगा। इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में आसिम राजा को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये सीट आजम खान की परंपरागत सीट कहलाती थी और 10 बार आजम खान इस सीट से विधायक चुने गए थे। आसिम राजा वही है जो पिछले लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हार गए थे। एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने उसी आसिम राजा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने रामपुर में आजम को चुनौती देने के लिए आकाश सक्सेना को उतारा है, जो आजम और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज 43 मुकदमों में सीधे पक्षकार हैं। उनकी आजम परिवार से लड़ाई 2018 में अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में शुरू हुई थी, जो आजम की विधानसभा सदस्यता जाने तक जारी। मतलब एकदम साफ है कि रामपुर में आजम की एक साथ कई परीक्षा होने वाली है। पहली परीक्षा इस बात की कि मुस्लिम वोटर पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, क्योंकि रामपुर में 60% वोट मुस्लिमों का है, जबकि 40% वोट हिंदुओं का है। अगर वाकई आजम की पकड़ मुस्लिम वोटर पर है तो आसिम राजा को जीतने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर भाजपा ने कमल खिला दिया तो साफ हो जाएगा कि मुस्लिमों के दिल में भाजपा के लिए जगह है। वैसे भी भाजपा लगातार न सिर्फ पसमानदा कार्ड खेल रही है, बल्कि मुस्लिमों को अपने साथ बता रही है। ये पार्टी का बहुत बहुत आभार। दूसरा, इस बार रामपुर में हम एक मिसाल को पैदा करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे के साथ यहाँ से चुनाव जीतकर देश में एक नई मिसाल पैदा करेंगे। देखिए, आजम चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। रामपुर में अब सिर्फ विकास की बात होगी, विकास की बात होगी और सिर्फ विकास की बात होगी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, रामपुर का चुनावी घमासान तेज हो रहा है, क्योंकि आसिम राजा और आकाश सक्सेना ने नामांकन पत्र खरीद लिया है और अब गुरुवार का दिन सबसे अहम माना जा रहा है, जब सपा प्रत्याशी आसिम राजा और भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना अपना नामांकन भरेंगे। मतलब एकदम साफ है, मैनपुरी के बाद रामपुर वो दूसरा किला है जो सूबे की सियासत का पारा चढ़ा रहा है। रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। लव जिहाद के आरोपी सुफियान का नहीं लग पाया अभी तक कोई सुराग। आरोपी सुफियान की तलाश में रात भर दुबग्गा, पारा, काकोरी में दबिश पुलिस ने दी। मड़ियाम, गुडम्बा इलाकों में पुलिस की दबिश लगातार देखी जा रही है। पुलिस की 5 टीमों ने सुफियान के करीबी 8 लोगों को उठा लिया है
और पकड़े गए लोगों से सुफियान के ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सुफियान समेत 12 लोगों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं और इसी बीच घर वालों ने युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आरोपी सुफियान को तुरंत गिरफ्तार करने और फांसी देने की मांग की है। आरोप है कि पास में रहने वाला सुफियान लड़की से छेड़छाड़ करता था। आरोप ये भी है कि वो हिंदू समुदाय की लड़की पर शादी का दबदबा बना रहा था, दबाव डाल रहा था। इसका विरोध करने जब परिवार सुफियान के घर पर पहुंचा, आरोप है कि उसने लड़की को छत से नीचे फेंक दिया और अभी तक लापता है। लगातार कई टीमें पुलिस की जो सर्च कर रही हैं, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो करीबी लोग हैं उनको उठा लिया है पुलिस ने, कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है, जिनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। अब सुफियान कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, इसको जानने की कोशिश पुलिस के अधिकारी लगातार कर भी रहे हैं। दुबक्का में, पारा में, काकोरी में रात भर पुलिस ने दबिश दी है ये जानकारी और अलग अलग हिस्सों में जाकर के पुलिस पड़ताल कर रही है। छेड़छाड़ से रोका तो छत से फेंका। आरोपी युवक और लड़की दोनों पड़ोसी थे। अब तक क्या हुआ है ये पूरा घटनाक्रम आप जान लीजिए। सुफियान नाम का युवक लड़की को परेशान किया करता था लंबे वक्त से, ये भी बात सामने निकल करके आई और इसी की शिकायत करने परिवार पहुंचा था आरोपी के घर पर और वहां पर जब लड़की भी पहुंची तो छत से नीचे फेंक दिया। ये आरोप है सुफियान पर। अब आगे बढ़ते हैं। इधर बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि मुस्लिम नौजवान अपनी पहचान छिपाकर किसी दूसरे समुदाय की लड़की से बात करना या रिश्ता करना या मोहब्बत करना, ये सब नाजायज और हराम का काम है। ये उन्होंने कहा। मुस्लिम नौजवानों को हिदायत दी जाती है कि गैर शरई कोई भी काम ना करें, ऐसा काम करना गुनाह होता है। कि कोई लड़का मुस्लिम नौजवान अपनी पहचान को छुपाए और पहचान छुपाकर किसी गैर कौम की लड़की से शादी करे, उसको बहलाकर फुसलाकर या गुमराह करके इस तरह के काम करना ये नाजायज़ और गुनाह का काम है। और अब बात करते हैं मदरसे की, क्योंकि जो सर्वे हुए थे उसकी लिस्ट प्रशासन ने अब शासन को सौंप दी है। अब इंतजार है एक्शन का, क्योंकि 75 जिलों से आई रिपोर्ट में 8,596 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। इन मदरसों में करीब 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर एक्शन हुआ तो इन बच्चों का आखिर होगा क्या। सर्वे की फाइनल रिपोर्ट, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे डिकोड। बच्चे के भविष्य से खिलवाड़, अब नहीं रुकेगी सरकार। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की लिस्ट यूपी के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों ने सरकार को सौंप दिए हैं। इस लिस्ट में हर जिले मदरसों का बही खाता है और अब सवाल बड़ा है कि सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कोई कड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि 75 जिलों से आई रिपोर्ट में 8,596 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। देश भर में चल रहा मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है और इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट भी शासन को भेजी जा चुकी है। इस पूरे सर्वे के दौरान प्रदेश भर में लगभग 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे निकलकर सामने आए हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो इस सर्वे के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। अब इस सभी जिलों से आई हुई रिपोर्ट को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एक समीक्षा बैठक करेगा। इस सबसे जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाई जाएगी और उसके बाद ये फैसला होगा कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे निकलकर सामने आए हैं उनको लेकर आगे किस तरह से काम किया जाए, किस तरह की योजना बनाई जाए। अगर जिलेवार बात करें तो मुरादाबाद में 585, सहारनपुर में 306, गोरखपुर में 142, गाजियाबाद में 139, बाराबंकी में 100, लखनऊ में 87, कानपुर नगर में 86, प्रयागराज में 78, अयोध्या में 55 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त तरीके से चल रहे हैं। 8,000 के आसपास की संख्या है और सही जानकारी अभी रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर समीक्षा बैठक करके फिर आप सबको बताएंगे हम लोग, और उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए और भविष्य में सरकार कोई योजना कोई पॉलिसी बनाती है तो ज़्यादा इफेक्टिव वे में ग्राउंड लेवल पे इन पॉलिसीज़ को, इन योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए इन तमाम चीज़ों के दृष्टिकोण से ये सर्वे बहुत सार्थक सिद्ध होगा और इस सर्वे के माध्यम से हम अपने कौम के नौजवानों को शिक्षा की तरफ और अच्छे से आगे ले जा पाएंगे। अब सवाल बड़ा ये है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा,
क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त 8,496 मदरसों में 6,65,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर इन मदरसों पर एक्शन हुआ तो इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन सरकार का कहना है कि बिना डिग्री के पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। अब सरकार की कोशिश न सिर्फ इन मदरसों को बेहतर करना है बल्कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। अब सरकार कितना स्तर बढ़ाती है और इससे कितने बच्चों की जिंदगी बदलती है, ये देखना होगा। शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट सुना सकती है फैसला। शिवलिंग की पूजा अर्चना की अनुमति देने पर फैसला आ सकता है। मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी के आदेश पर भी कोर्ट अपना फैसला आज सुना सकता है। बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट सुना सकता है अपना फैसला। आज का दिन अहम है। शिवलिंग की पूजा अर्चना की अनुमति देने पर फैसला संभव आज के दिन, और मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी के आदेश पर भी कोर्ट अपना फैसला आज देगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। आज कोर्ट के निर्णय से तय हो जाएगा कि ये केस चलने योग्य है या फिर नहीं। इस केस में हिंदू पक्ष की तरफ से ये मांग की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंप दी जाए। तत्काल प्रभाव से भगवान आदि विश्वेश्वर शंभु विराजमान की नियमित पूजा प्रारंभ हो और ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दिया जाए। मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाया जाए, ये मांग है और इसी पर आज फैसला आना है फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से। उत्तराखंड से अगली खबर। उत्तराखंड में अब धर्मांतरण को लेकर कानून और भी सख्त होने जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। अब धर्मांतरण कराने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान करने की तैयारी हो रही है। धर्मांतरण पर धाबी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक के दौरान धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने पर मुहर लगी है। कैबिनेट में प्रस्ताव आया है कि धर्मांतरण कानून में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण बेहद ही संगीन अपराध हो जाएगा। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। अब आपको बताते हैं कि देश भर में धर्मांतरण को लेकर किस तरह के कानून हैं। जबरन धर्मांतरण को रोकने के खिलाफ देश में फिलहाल कोई समग्र कानून नहीं है। संविधान के तहत देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है। हालांकि किसी की इच्छा के खिलाफ या जबरन धर्मांतरण करवाना अपराध है। उत्तराखंड में साल 2018 में कानून लाया गया था। इसमें 1 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। अगर मामला SC/ST से जुड़ा है तो 2 से 7 साल तक की कैद हो सकती है। मगर इस कानून को अब और सख्त बनाया जा रहा है ताकि कोई जबरन किसी का धर्म बदलने की कोशिश न करे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन करते हुए 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है। हालांकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 7 साल का प्रावधान है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण कानून में तब्दीली करते हुए सख्त संशोधन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले हो, जबरन शादी कराने के मामले हो या फिर तमाम इन चीज़ों को इस कैटेगरी में रखा है। आने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। धर्मांतरण कानून को कठोर बनाने के लिए सीएम धामी ने पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में मीटिंग की थी। इसमें उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 को कठोर बनाने पर चर्चा हुई। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था। अभी तक ये कानून काफी हल्का है। अगर इसमें बदलाव होते हैं तो आरोपियों में कानून का डर होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। और जबरन धर्मांतरण पर सरकार के फैसले पर कांग्रेस का बयान भी सामने आ गया है। धर्मांतरण पर सख्त कानून बने, कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। कुछ गलत होगा तो उस पर एक्शन लेना सरकार की ही जिम्मेदारी है। कांग्रेस का बयान, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इसका समर्थन वो करते हैं और धर्मांतरण पर सख्त कानून की दरकार थी और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ गलत होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको ठीक करना। कोई गतिविधि सरकार के संज्ञान में आती है कि जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उसको रोकना सरकार का कर्तव्य है। पहले से ही जो कानून हमें उपलब्ध हैं, IPC में जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। धामी सरकार के धर्मांतरण कानून को सख्त बनाए जाने और 10 साल की सजा का प्रावधान किए जाने के फैसले पर हरिद्वार में साधु संत फैसले की सराहना कर रहे हैं। साधु संतों का कहना है कि धर्मांतरण बड़ी समस्या है। इस अपराध को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है उससे सामूहिक धर्मांतरण जैसे मामलों पर रोक लगेगी।
70 साल से हो रहा है और शासन को इस पर कठोरता से रोक लगानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल की है देवभूमि उत्तराखंड में। अगर कोई भी प्रकार बलात्पूर्वक किसी व्यक्ति का धर्म में परिवर्तन किया जाता है तो दंडनीय अपराध होना चाहिए और ये 5 से 10 साल की सज़ा का जो प्रावधान किया है, आगे विधानसभा में इसका प्रस्ताव पास हो, सारा साधु समाज इसका स्वागत करता है। उत्तराखंड सरकार ने बहुत ही साहसिक और सराहनीय फैसला लिया है। धर्मांतरण का जो ये फैसला है ये सभी के हितों में है। इससे एक समाज में बड़ी देशता फैल रही थी और उसमें 10 साल का प्रावधान सजा का दिया गया है। भारत साधु समाज और संत समाज में हर्ष की लहर है। हम इसकी अति प्रशंसा करते हैं और इस तरीके का कानून हम ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार में भी सभी राज्यों के लिए यह कानून लागू होना चाहिए ताकि समाज में सभी संप्रदायों में आपसी सौहार्द और प्रेम बना रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।